अच्छा लग रहा है आपसे मिलना, आपको देखना, आपके बारे में सुनना। और मैं जितने हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि आप तो प्रतिभाओं का एक ऐसा समागम है, एक ऐसा समूह, एक ऐसा समुच्चय है जो बड़ा कमाल का है। 1983 बैच के IRS आप, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से कि हिंदुस्तान में IAS IPS IRS बनना आसान नहीं होता। UPSC क्लियर करना, यू डिड दैट। और अपनी बड़ी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज आपने सारे देश को दी, सौंपी। और हृदय से आप कवि हैं जी। और अब आप डायरेक्टर जनरल हैं कॉलेजेस के। तो ये शिक्षा, कविता और इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, ये तीन चीज़ों का समूह है। आप अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जो पहला प्यार होता है जी, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। तो मेरा पहला प्यार शिक्षा है और मैं एक शिक्षक हूँ जी। तो मैं अपने आप कॉलेज लेक्चरर भी रहे हैं जी। मैं IAS में आने से पहले यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी था जी। और वही मेरी सही परिभाषा है। और मैं गौरवान्वित हूँ ये कहने में कि मैंने अपना कार्य शिक्षक के रूप में शुरू किया, क्योंकि उससे बड़ा कोई पद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं है, क्योंकि जितने बड़े पदों पर लोग पहुंचेंगे वो पढ़ेंगे तो शिक्षक से ही, वही उन्हें गढ़ेगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज अ फुल सर्कल। तो आप शिक्षा से प्रारंभ हुए, IRS बने, कवि तो आप सदैव हैं और रहेंगे, और पुनः भले ही अपरोक्ष रूप से ही शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच गए। तो ये सवाल अब बेमानी हो गया कि आपको कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बहुत क्लियर कर दिया कि आपका पहला प्यार शिक्षा है। साहित्य के प्रति जो अनुराग है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं उस पीढ़ी का हूँ कि जो पंडित जी से प्रभावित थी कि जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू लिख जी। तो मेरी कविताएं अनायास आती हैं, मतलब मैं लिखता नहीं हूँ, कभी कभी आ गई, और बहुत कम लिखता हूँ जी। तो जो हृदय की अभिव्यक्ति है, अगर कभी किन्हीं क्षणों पर उनको व्यक्त करना है तो कविता, अगर उसको बिहारी के शब्दों में कि आगे के कवि समझें तो कविता ही। बिल्कुल ठीक। तो कविता नहीं है, वो केवल एक अपने अंदर की संवेदना की अभिव्यक्ति है, भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका, एक प्रकट है। लेकिन बड़ा बेहतर तरीका है, बड़ा खूबसूरत तरीका और बड़ा प्रभावी तरीका है जिस तरीके से आप करते हैं। याद है पहली कविता कब लिखी थी भटनागर साहब आपने? मैंने पहली कविता तो तब लिखी थी जैसे आपने कहा कि जो यंग डेज में सब लोग लिखते हैं जी। तो 1969 में लिखी, लेकिन समझ में आ गया कि कविता हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया। यंग डेज में सब लिखते हैं। 1969 में जब मैंने 10th में था तब लिखी थी। ऑन अ लाइटर नोट जी, मैं कहना चाहूँगा यंग डेज में कविताएं तब लिखते हैं जब दिल टूट जाता है। हाँ, दिल टूट जाता है या दिल लग जाता है। मैं समझता हूँ श्रीमती भटनागर साथ में है, लेकिन ये सवाल करने का मैं लोभ संवरण नहीं कर पाता, मुझे क्षमा करेंगी वो। लेकिन तो ये 10वीं क्लास में क्या हुआ था जब कविता लिखनी पड़ी? कुछ राज की बातें उन्हें राज ही रहने दीजिए। चलिए, बहुत ये सेंस ऑफ ह्यूमर होना बड़ा आपका बड़ा आकर्षक है, बड़ा ज़रूरी है। तो आपने अपनी सर्विसेज में भी, आपका कवि यानी कि भावुक व्यक्ति, एक कोमल हृदय व्यक्ति, और जिस सर्विसेज में आप थे वहाँ ना भावुकता है ना कोमल हृदय है, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप, और वहाँ पे क्या आपको कहीं महसूस हुआ कि आपका भावुक और संवेदनशील व्यक्तित्व जो है वो यहाँ आपको एक अच्छा अधिकारी बनने में सहायक है? बहुत ज़्यादा जी। एक्चुअली जो मेरे पूरे कैरियर में जो मेरा स्टाफ के साथ एक संवाद था, वो हमेशा सहानुभूति भी थी, गाइडेंस भी थी, टीचर लाइक एटीट्यूड भी था, और इवन असेसीज के साथ भी जी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उनको मुझसे कुछ सही बात सुनने की बात उन्हें समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ जी, क्योंकि कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता था, बिल्कुल स्पष्ट उनको बताया जाता था कि ये आपके कर्तव्य हैं, ये आपके अधिकार भी हैं। तो मुझे कभी इस पूरे कार्यकाल में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, जबकि करोड़ों के एडिशंस भी हुए, बहुत कठोर निर्णय भी लिए गए, लेकिन उसमें पारदर्शिता भी थी और ऑब्जेक्टिविटी भी थी। बहुत बढ़िया। आप स्वयं एक शिक्षक रहे हैं और अब आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एज डायरेक्टर जनरल इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी है, मैनेजमेंट का भी है, क्या फार्मेसी भी है, तमाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तमाम चीज़ें। क्या मूल परिवर्तन पाते हैं हमारी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर? दोबारा बोले, क्या मूल परिवर्तन जो आपको लगता है? देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है हम उससे भटक रहे हैं जी। एक तो पहले ये मैं अक्सर अपने फैकल्टी से कहता हूँ कि शिक्षक में और गुरु में अंतर है जी। शिक्षक
क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी है, गुरु क्वालिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। मैं हिंदी अनुवाद कर दूं? गुणात्मक विस्तार है जी बिल्कुल। और हमें गुरु बनना है। और गुरु वो है जो अंधकार को दूर करे। एक संख्यात्मक विस्तार है, एक गुणात्मक विस्तार है। तो आज जो जरूरत है शिक्षकों की गुरु बनने की है कि वो बच्चों से एक संवाद स्थापित करें। और जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनको समग्र रूप से सशक्त भी बनाए, सबल भी बनाए और सुदृढ़ भी बनाए। तो मैं समझता हूँ, मुझे पता चला कि आप अपने इंस्टीट्यूट में आपका इनिशिएटिव एक समग्र समुत्कर्ष योजना। जी, तो समग्र समुत्कर्ष योजना जो है, क्या ये इसी का एक्सपांशन है, क्या है ये समग्र समुत्कर्ष योजना? यह है कि आज जो मैंने पहला उद्देश्य बोला जी कि हमारा शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि हम उनके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाएं, देश के प्रति और समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति जो उनका कर्तव्य बोध है उससे परिचित कराएं। और एक बहुत बड़ी बात कि आज शिक्षक, एक उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद आपको याद होगा जी। जब उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा तत्वमसि श्वेत केतु तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो जी। तो शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य यह है कि वो अगर कोई जो उसकी अंतर्निहित शक्तियां हैं, अभिरुचियां हैं जी, उनसे उसका ज्ञान कराए, उससे परिचय कराए। जैसे मृग को पता ही नहीं कस्तूरी उसके भीतर है। एग्जैक्टली। और जो अगर उसके अंदर ग्लानि का भाव है, अपराध बोध का भाव है, तो उससे, उस गर्त से उसे बाहर निकाल के कहे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों के साथ कि लोग ये कह देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनको अक्सर ये कहता हूं कि एवरीबॉडी इज नॉट अ बॉर्न जीनियस। आपने बहुत बढ़िया बात की, बड़ी कॉमन लाइन है जो हम सुनते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। और आप इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत विरोध कर रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वही चेतना है जिसको हम ईश्वर के रूप में जानते हैं जी। क्योंकि जब शंकराचार्य और उनके शिष्य ने कहा, पूछा शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप कौन है? उसने कहा हम ब्रह्मास्मि। तो उसने कहा कि फिर मैं कौन हूं? कि तत्वमसि, तुम भी वही हो। बाकी लोग कौन है? कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो मेरा जो बहुत बड़ा एक परिचय ये बच्चों से मैं कहता हूं कि अपनी सोच को बदलो। तुम्हारे अंदर वही चेतना है, वही शक्ति है जिससे तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि थॉट पावर इज द मोस्ट पोटेंट पावर इन द यूनिवर्स। मतलब जामवंत ने जैसे याद दिलाया था हनुमान जी को, शक्ति को आप समुद्र लांघ सकते हैं। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काज साध रहे बलवाना। जी बिल्कुल, मैं उसमें बिल्कुल यकीन रखता हूँ जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। बिल्कुल जी। तो ये समग्र समुत्कर्ष योजना जो है, हाँ, तो समग्र समुत्कर्ष योजना में हम बच्चों को जो बाहरी चैलेंजेस हैं उनसे तैयार करते हैं कि उनको जो जिस कोर्स में वो पढ़ाई ले रहे हैं उसका जो मोस्ट लेटेस्ट डायमेंशन है वो उनको हो, ताकि वो आउटर वर्ल्ड में अपने को प्रूव कर सकें। दूसरा, अभी आपसे कभी बात हो रही थी कि आज बच्चा शारीरिक रूप से भी समृद्ध नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है जी। और नैतिक रूप से भी हमें उसको दृढ़ करना है जी। तो इन दोनों एरियाज में कि उसका इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों में काम अगर हम करेंगे तो उसे हम समग्र समुत्कर्ष योजना करेंगे। तो आप समझते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट इस मामले में बाकी इंस्टीट्यूट से इसलिए अलग है क्योंकि वो सिर्फ किताबी शिक्षा की बात नहीं करता है, नैतिक रूप से समृद्ध करना, शारीरिक रूप से समृद्ध करना और मानसिक रूप से समृद्ध करना, इसकी बात करता है। जी बिल्कुल, यही हमारी यूएसपी है। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा नंबर कम से कम मेरे सारे विद्यार्थियों के पास है। अच्छा, आपका डायरेक्ट टेलीफोन नंबर? दे कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। दे डू। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कभी भी उनको मैंने एम्पावर किया, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई गलत मैसेज आया हो जी। और जब भी वो बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा वो मतलब प्रौढ़ हैं और समझदार हैं। तो आपसे उनका रिश्ता मित्रतापूर्ण रहता है? मित्रतापूर्ण भी है और विद इन ऑथोरिटी, डांट भी लगती है जी। क्योंकि मैं इसमें भी विश्वास रखता हूँ कि जहाँ गलत है उसको हम यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने नहीं आए हैं जी। और सही को सही और गलत को गलत कहना हमारा कर्तव्य है। मतलब कि ऐसा मित्र जिससे वो थोड़ा सा भयभीत भी रहते हैं, सम्मान भी करते हैं और बात भी करें और अपनी बात कहें, अपने दिल की बात कहें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आपने अपने इंस्टीट्यूट की यूएसपी बता दी जी। मैं जानना चाहूँगा कि समग्र समुत्कर्ष योजना के बाद ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, इसके बहुत सुखद परिणाम आए होंगे? जी, जब मैंने कहना नहीं चाहिए, जब मैंने दिसंबर 2017 में ज्वाइन किया था तो हम स्थिति काफ़ी ख़राब थी। अब हम एक बहुत सुदृढ़ स्थिति में, मैं यहाँ कोई आंकड़े दे करके बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग हुई है जी। और
उसका कारण मेरे छात्र हैं। अभी हमारे इसी वर्ष 2022 में हमारी 6 टीमें नेशनल हैकाथॉन के फाइनल में पहुंच गई हैं। क्या बात है। और 2 साल पहले जब पहला हैकाथॉन हुआ था तो 3 टीमें फाइनल पहुंची थी और 2 टीमों को 1 लाख का प्राइज प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, वो फाइनल जीती थी। और इस बार हमारी 6 टीमें जा रही हैं 6 डिफरेंट सिटीज में, वो फाइनल। ये समग्र समुत्कर्ष योजना ही है कि भाई आप पढ़ाई में जितने अच्छे हो, खेलों में भी उतने ही अच्छे हो और आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल, मेरा खेल पे बहुत जोर है। तो अब क्या गोल है आपका अपने इंस्टीट्यूट के लिए? क्या आप क्या सोचते हैं आपकी कि अब क्या करना चाहिए और कहाँ पहुँचाना चाहते हैं उसे? देखिए, मेरा कहाँ पहुँचेगा ये तो भविष्य में है, लेकिन बच्चों की अगर सोच बदल जाएगी तो वो अपने आप पहुँच जाएंगे। मेरा तो ध्येय यह है कि उनकी सोच बदलें, उनसे हम उनको एक बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तद भवम यद भवम तद भवति, जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा। मैं उनसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। और भगवान बुद्ध का एक सेंटेंस है कि अतना ही अतनो नाथो कोई नाथो परो सिया। तुम अपने स्वामी स्वयं हो और दूसरा तुम्हारा स्वामी नहीं हो सकता। तो अपदीपो भवा, अपने दिए स्वयं बनो और आगे बढ़ो। और उनको जो मुश्किल जोन है, अनकंफर्टेबल जोन है, उनमें जाने की प्रेरणा देता हूँ जी। कि जो आपका माइंड है वो हमेशा आपको बचाता है, तो आप अनकंफर्टेबल जोन में जाइए, क्योंकि वहां जाकर ही आप चुनौती। देखिए, प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए जी, नहीं तो अंग्रेजी में एक शब्द है कि कॉम्प्लासेंट हो जाएंगे, कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं। और आप चाहते हैं कि वो उस ऑर्बिट से बाहर निकलें जी, ताकि जब सामने एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो वो चैलेंज लेगा, बिल्कुल, और चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। देखिए, चुनौतियां तो हर एक के जीवन में है। ऐसा जो भी राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, भगवान हुए हैं, सबके जीवन में चुनौतियां हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ टू हैंडल इट। हमें ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि चुनौतियां ना आए, हमें ये देखना है कि हमको उनसे कैसे कुशलतापूर्वक हम आगे बढ़ें। जी, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि मैं किसी राह पे हूं तो उसमें पहाड़ ना आए, पहाड़ आ जाए तो मुझे ये पता हो कि मैं चढ़ के पार कैसे करूंगा। एग्जैक्टली। हमें रेमेडी पता होनी चाहिए, बिल्कुल, हमें तरीका पता होना चाहिए और उसके लिए अपने को तैयार करना चाहिए। चलिए, कमाल, आपका विचार जो है बड़े सुदृढ़ हैं और आप जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं निश्चित तौर पे आपकी कविताओं में भी वो ध्वनित होता होगा। और आपकी जो पुस्तक है जी, आ रही है संचेतना के क्षण, तो किस तरह की कविताएं हैं उसमें? मेरी जो कविताएं हैं वो अध्यात्म को परिभाषित करती हैं एक नए तरीके से। जी, मसलन मैं सुनना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं पहले एक बार मैं टीवी पे था तो कुंवर बेचैन साहब भी थे। कुंवर बेचैन हमारे देश के बहुत बड़े गीतकार, गजलकार हुए, स्वर्गीय कोरोना ने हमसे तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरुण, आप अपना परिचय दीजिए। तो मैंने वहीं 4 लाइनें लिखी कि विज्ञान जनित अध्यात्मवाद का संसाधक हूँ। हाँ, विज्ञान जनित अध्यात्मवाद का संसाधक हूँ, रचयिता के मूल रूप का आराधक हूँ। वाह। संत कबीर के संदेशों का संवाहक हूँ, जीवन के शाश्वत मूल्यों का निर्वाहक हूँ। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया जी। और एक कविता शिव से संवाद लिखी थी जब जी, शिव से संवाद, हाँ बिल्कुल, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, बड़ा उत्सुक भी हूँ जानने की। ऐसा हुआ कि मेरा एक बहुत परिचित अपने 2 बच्चों के साथ गया था और उसकी पत्नी के सामने वो और दोनों बच्चे बह गए, तीनों लोग। क्या? तो 10 मिनट में मैंने एक कविता लिखी और भगवान शिव से, ये दुर्घटना मतलब के बाद जैसी मुझे न्यूज़ आई तो मैंने कविता लिखी तुरंत जी, और भगवान शिव से कुछ सवाल किए। अच्छा। और उसका उन्होंने जब उत्तर दिया तो मेरे सामने मौन रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? मैं पूरी कविता भी सुना सकता हूँ, लेकिन अगर समय हो तो। लेकिन वो सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बड़ा मैसेज है जी, तो मैं बहुत जल्दी से सुना दूँ अगर आपके आगे। नहीं, आप सुनाएं। कैसी थी ये तेरी अनासक्ति या तेरी उपेक्षा, या था ये तेरा क्रोध, पर क्यों कर ऐसा हुआ, क्यों बिछड़ गए लोग जिनका कोई अपराध ना था। थी केवल गहन श्रद्धा तेरे प्रति, आराधना तेरे प्रति, समर्पण तेरे प्रति, फिर क्यों हुआ तू ऐसा निष्ठुर निर्मम विरक्त। जो थे निरीह प्रेमी जन तेरे, भक्त तेरे बहते रहे, जय घोष भी करते रहे, चिपटे रहे वो तुझसे तेरे नाम से, और तू बेबस सा बस देखता ही रहा। नहीं समझ पा रहा है ये तेरे सामर्थ्य पे प्रश्न, करुणा पर प्रश्न, तेरी मान्यता पर प्रश्न। देना होगा तुझे उत्तर इस मौन का, तेरी उदासीनता का, कर्महीनता का, तूने क्यों नहीं किया न्याय। और है ये तेरा प्रतिशोध तो किन से, जो जिम्मेदार नहीं, व्यवस्था में जिनकी भूमिका नहीं। जो जिम्मेदार है वह सत्ता तो घूम रही है, घड़ियाली आंसू लेकर, भविष्य के दावे लिए, कोरे से वादे लिए,
तभी सुनाई पड़ा मुझे उसका क्षीण सा उत्तर, मौन कर दिया जिसने मुझको, झकझोर दिया जिसने मुझको। मैं भी तो मरा हूं तुम सबके साथ, हर वाह। व्यक्ति में तो मैं हूं। वाह। मैं भी तो मरा हूं तुम सबके साथ, मैंने भी झेली है यह यातना, यह त्रासदी, कभी यहाँ कभी वहां, तुम सबके साथ। नहीं है मेरा कोई दोष, अब यहां से सुनना है ये प्रकृति का प्रतिशोध, जो है मूल जननी हम सबकी, जिसके आगे मैं भी बेबस हूं, जो है शोषण की शिकार, जिसके हो तुम सब जिम्मेदार, सत्ता के साथ साथ, कभी परोक्ष कभी अपरोक्ष रूप से, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी शहरों में, कभी गांव की गलियों में, कभी तीर्थों में, रौंदा उसी को अपने स्वार्थ हेतु, राजनीति हेतु, लाभ हेतु। उसी का है ये विद्रोह एक चेतावनी कि बस अब बहुत हो चुका, अब बस बहुत हो चुका। और एक बात और संदेश दिया भगवान ने, और एक बात जो तुझसे कहनी है, मैं चाहूंगा इसको गौर से सुने। और जो एक बात तुझसे कहनी है वह है मेरे और तेरे बीच, नहीं समझ पाया अब तक तू मेरे मूल स्वरूप को, जो है नितांत अक्षुण अकुलशित, जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से तेरे ही अंतर मन में, एक ज्योति पुंज सा, निर्गुण निर्विकार निराकार, स्रोत वही है, उद्गम वही है, सच्चिदानंद ब्रह्म का, वहीं मिलेगी सुख और शांति। खोज रहा तू जिसको हर क्षण हर पल, कभी यहाँ कभी वहाँ, जन जन से। क्या बात है। मेरा ख्याल से ये जो डिस्कशन है बहुत अलग स्तर पे चला गया और अद्भुत। मैं अभिभूत हूँ आपकी इस कविता को सुन के। और एक पंक्ति मुझे सदैव याद रहेगी कि तेरे साथ मरा तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं तो सब में हूँ। मतलब इससे बड़ी चीज़ अध्यात्म की क्या हो सकती है। हमेशा जो हम देखते हैं वही और जो सुनते हैं, हमारा बहुत अलग विचार होता चला जाता है। तो मुझे एक कहानी याद आ गई आपके इस बात पे, और मैंने कहीं कही थी एक ज़माने में कि एक व्यक्ति था जो रोज़ सपना देखता था, और सपना ये देखता था कि मिट्टी में पाँव के निशान हैं, जिसमें 2 उसके हैं और 2 ईश्वर के हैं। तो हमेशा उसे महसूस होता था कि ईश्वर मेरे साथ है, जब भी मैं तकलीफ़ में होता हूँ ईश्वर मेरी मदद करता है। एक दिन बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशानी में था, बहुत दुखी था, बहुत कष्ट में था, और उस दिन उसने सपना देखा कि सिर्फ 2 ही पाँव थे। तो बड़ा रोया, परेशान हुआ, और ईश्वर को कहने लगा कि जब मैं कष्ट में था, मैं दुखी था, मैं परेशान था, तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया, उस वक्त आप चले गए। ईश्वर ने कहा ध्यान से देख बेटा, वो जो 2 पाँवों के निशान हैं वो मेरे ही हैं। जब तू कष्ट में था मैं तुझे अपनी गोद में उठा के चल रहा था। तो ये जो ब्रह्म है, ये जो ईश्वर है, ये महसूस हम करें, जो निराकार है लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, जो आकार हम देखते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी कविता ने अध्यात्म के एक नए स्तर को छुआ, और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। फिर से जीवन में आपको कहा जाए, आप IARS भी हैं, आप शिक्षक भी हैं, अब आप डायरेक्टर जनरल भी हैं, आप कवि भी हैं। कोई एक प्रोफेशन चुनना चाहेंगे तो कौन सा चुनना चाहेंगे? इन चारों से अलग। इन चारों से अलग मतलब आपका पहला प्यार शिक्षा नहीं है? नहीं है, लेकिन इन चारों से अलग एक नया क्षेत्र जो बहुत जुड़ों से जुड़ गया है वो अध्यात्म का है। अध्यात्म, क्योंकि मैं ध्यान में काफ़ी मुझे रुचि है, मेडिटेशन में जी। और अभी हाल ही में हमने हार्टफुल इंस्टीट्यूट है जिसको AICT ने, माफ कीजिएगा, MOU थोड़ी एक लाइटर मूड की बात याद आ गई। मैं हास्य का व्यक्ति हूँ, तो क्या है जीवन में गंभीर बातें भी थोड़ा हास्य में की जाए तो मजा हाँ आता बिल्कुल है। बिल्कुल। जैसे एक बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि तेरी ध्यान में रुचि होनी चाहिए। बोले आजकल मेरा रुचि में ध्यान है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो गहरा प्यार नहीं कर सकता वो शायद अध्यात्म में भी नहीं जा सकता, क्योंकि गहरा उतरना बहुत जरूरी है। अगर आप उथले तो आप नहीं निकल नहीं, उथले नहीं। अगर किसी ने बहुत इंटेंस लव किया है तो वो इंटेंस अध्यात्म में भी जा सकता है। जी जी, ये बात भी है, क्योंकि गहरा नहीं उतरते। तो जो इंटेंस नहीं है फिर वो लव ही नहीं है। तो गहनता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गहनता बहुत जरूरी है। क्योंकि कबीर का जो है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, वो मेरा बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है वो जी। क्योंकि आज एक और बात हो गई है, आप बहुत ही साहित्यकार भी हैं और आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती भी है जी। तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि आज लोगों के बीच में जो संवाद है वो खत्म हो चुका है। हर जना अपनी बात कह रहा है। बढ़िया बात कही आप। हर जना अपनी बात कह रहा है जी। और ऐसा ही है जैसे खूंटी पर कपड़े टांग देते हैं,
तो बहुत ज़रूरी है कि हम कोई समस्या, मैंने एक कविता में लिखा है जी कि हर विरोध को विद्रोह का पर्याय मान लिया जाता है, अपने अस्तित्व पर प्रहार मान लिया जाता है। वाह। हर एक की अपनी खींची लक्ष्मण रेखाएं हैं, ध्यान जाऊंगा, जिसके भीतर जी सभी अहम के घरौंदों में सिमटे बैठे हैं, जी अपने ही विचारों को श्रेष्ठ मान बैठे हैं। वाह। और हो जाते हैं सारे निर्णय उसी हठवादिता में जो करते दुष्प्रभावित व्यष्टि व समष्टि के हित को, घर व परिवार को, समाज को, राष्ट्रीयता को, मानवीयता को, भविष्य के इतिहास को। तो ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति है कि हमारे जो निर्णय हैं उनमें 3 जरूर बातें होनी चाहिए। मैं बच्चों से कहता हूँ, गहन मंथन, पवित्र विवेचन और शुद्ध चिंतन। क्या बात है, गहन मंथन, पवित्र विवेचन, शुद्ध चिंतन। बहुत फटाफट 1 लाइन में, हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। 3 अगर मैं सवाल करूं, आप जीवन में अपनी प्रेरणा किसे मानते हैं? जीवन में मेरी प्रेरणा मेरे गुरु हैं, और मुझे अच्छा खाना खाना भी है, तो मेरी पत्नी भी है। जी, मतलब पत्नी सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए है? उसका एकदम तो सिद्ध कर दूं। गहन चिंतन, विवेचन और मंथन। अब आपने कहा हास्य भी होना चाहिए जी, तो इसलिए तो। और आपकी सफलता का कारण क्या है भटनागर साहब? मेरी सफलता का कारण यह है कि मैंने ये माना है कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए, और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो पैशन है, लगन, जैसे अभी हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा, पैशन और लगातार कोशिश, साबू जी ने कहा था लगन, मुझे याद है, और परसिवरेंस, जी, वो दोनों बहुत जरूरी हैं आपके अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। कोई एक चीज जीवन में बदलना चाहेंगे तो क्या बदलेंगे भटनागर साहब? अपने को और अच्छा बनाना चाहूंगा। क्या बात है, भटनागर साहब ने जो बातें की वो अद्भुत है। अध्यात्म, शिक्षा, एक अधिकारी और एक लीडर, एक शिक्षण संस्थान के, चारों में ही कमाल। अद्भुत भाषा आपके पास है, अद्भुत विचार आपके पास है, अद्भुत प्रस्तुतिकरण आपके पास है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत बढ़िया बात कही कि लोग आपस में संवाद नहीं करते, स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो सुन लें उस पर यकीन ऐसा न करें। मुझे जाते जाते अरुण भटनागर साहब से बात करके जो बहुत आनंद मिला, तब मुझे एक शायर के शेर याद आते हैं, मुझे आपकी बातें सुन के याद आ गए। वो कहते हैं कि जिसे देखो अपनी शान में है, हर कोई आसमान में है, बिल्कुल, और वो सही है जो तेरी आंख में है, वो गलत है जो तेरे कान में है। बहुत सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। थैंक यू वेरी मच।